एक गुरु जो हजारों लोगों के लिए भगवान था, अब एक क्रिमिनल सस्पेक्ट बन चुका है। वो कहता था, कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी ने कहा है, खुद एक्सपीरियंस करो। ये बात सिंपल लगती है, पर उस समय के लिए ये एक चैलेंज था पूरे समाज के लिए। एक आदमी जिसे कुछ लोग भगवान मानते थे और कुछ लोग उसे दुनिया का सबसे डेंजरस गुरु कहते थे। एक ऐसा नाम जिसके आसपास इतना राज, इतनी कहानियां और इतनी कंट्रोवर्सी है कि सच क्या है और मिथ्या क्या, ये समझना आसान नहीं। ये कहानी है ओशो की या रजनीश की, या शायद उस इंसान की जो किसी एक नाम में समाया ही नहीं। 1931 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक बच्चा पैदा होता है, चंद्रमोहन जैन। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, ये बच्चा अकेला बैठकर आसमान को देखता रहता था, जैसे किसी और ही दुनिया के बारे में सोच रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, सच क्या है। उसने बचपन से ही अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। टीचर्स, एल्डर्स, धर्म, कोई भी उसके सवालों से बच नहीं पाता था। लोग उसे जिद्दी कहते थे, पर शायद वो सिर्फ सच के पीछे भाग रहा था। जब वो बड़ा हुआ, उसने फिलॉसफी पढ़ी और जल्दी ही एक प्रोफेसर बन गया। लेकिन क्लासरूम के अंदर जो हो रहा था, वो एक सिंपल टीचिंग नहीं थी, वो एक रेवोल्यूशन था। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता था, वो उन्हें सोचने पर मजबूर करता था। वो कहता था, कभी किसी चीज को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी ने कहा है, खुद एक्सपीरियंस करो। ये बात सिंपल लगती है, पर उस समय के लिए ये एक चैलेंज था पूरे समाज के लिए। फिर आती है वो रात, जो ओशो की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। 21 साल की उम्र, एक रात, जब सब कुछ बदल गया। ओशो कहते हैं कि उस रात उन्हें एनलाइटनमेंट मिला, एक ऐसी स्थिति जहां न कोई डर था, न कोई कंफ्यूजन, सिर्फ एक शुद्ध अवेयरनेस। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा हुआ था, या ये सिर्फ एक कहानी थी जो बाद में बनाई गई। यहीं से कहानी में पहला सस्पेंस शुरू होता है। 1907 के दौरान और 70 के दौरान रजनीश नाम पूरे इंडिया में फैलने लगता है। वो ओपन टॉक्स करता है, जहां वो रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, सबको ओपनली क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कोई बिलीफ नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का सच ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। ये बात लोगों को अट्रैक्ट करती है, पर साथ ही डराती भी है, क्योंकि जब आप किसी का बिलीफ तोड़ते हो, तो आप उसकी आइडेंटिटी को चैलेंज करते हो। मुंबई से पुणे तक उनका आश्रम एक स्पिरिचुअल लेबोरेटरी बन जाता है। यहाँ मेडिटेशन का एक नया रूप इंट्रोड्यूस होता है, डायनामिक मेडिटेशन। ना सिर्फ शांत बैठना, बल्कि चिल्लाना, नाचना, रोना, हंसना, सब कुछ। ये मेडिटेशन नहीं, एक एक्सप्लोजन था। वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आने लगते हैं, ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, माला पहनते हैं और रजनीश को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन जहां इतनी एनर्जी होती है, वहां कंट्रोवर्सी भी आती है। क्रिटिक्स कहते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है। कुछ लोग कहते हैं, ये फ्रीडम नहीं, ये केओस है। लेकिन सच क्या है? ये सवाल धीरे धीरे और गहरा होता जाता है। फिर आता है कहानी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर, अमेरिका। 1981 में रजनीश ओरेगन, यूएसए में एक पूरा शहर बसाता है, रजनीशपुरम। एक स्पिरिचुअल कम्यून जो धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पावर सेंटर बनने लगता है। यहाँ सब कुछ बड़ा है, बड़े बिल्डिंग्स, बड़े इवेंट्स, और एक चीज जो सबसे ज्यादा हेडलाइंस में आती है, रोल्स रॉयस कार्स। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस। अब सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या एक एनलाइटेंड गुरु को इतनी लग्जरी की जरूरत है, या ये सब एक एक्सपेरिमेंट था सोसाइटी को मिरर दिखाने का। रजनीश कहते हैं, मैं पॉवर्टी को ग्लोरीफाई नहीं करता, मैं रिचनेस को सेलिब्रेट करता हूँ। लेकिन दुनिया इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, और फिर सब कुछ टूटने लगता है। रजनीशपुरम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। उनकी क्लोज एडमा आनंद शीला पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, पॉइजनिंग, फ्रॉड, इलीगल एक्टिविटीज। मीडिया इस स्टोरी को एक्सप्लोड कर देता है। रजनीश खुद भी इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में आ जाते हैं। 1950 उन्हें अरेस्ट किया जाता है। एक गुरु जो हजारों लोगों के लिए भगवान था, अब एक क्रिमिनल सस्पेक्ट बन चुका है। लेकिन यहां भी सस्पेंस खत्म नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, रजनीश को फंसाया गया। कुछ कहते हैं, वो खुद सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। सच क्या है? शायद पूरा सच कभी सामने नहीं आया। अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद रजनीश वापस इंडिया आते हैं। पुणे आश्रम फिर से एक्टिव होता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। उनकी हेल्थ वीक है, उनकी आवाज धीमी हो गई है, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरापन है। इसी दौरान वो अपना नाम बदलते हैं, रजनीश से ओशो। वो कहते हैं, ओशो का मतलब है ओशियनिक,
एक ऐसा अनुभव जहां तुम समुंदर में घुल जाते हो। उनके लास्ट सालों में उनकी टीचिंग्स और भी सिंपल हो जाती हैं। वो कहते हैं, जिंदगी को सेलिब्रेट करो, गिल्ट के बिना, फियर के बिना, कंडीशनिंग के बिना। लेकिन उनकी लेगेसी अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ उनके फॉलोअर्स जो उन्हें एनलाइटेंड मास्टर मानते हैं, और दूसरी तरफ क्रिटिक्स जो उन्हें एक मैनिपुलेटिव लीडर कहते हैं। 1990 ओशो अपना शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी पुणे आश्रम में लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनकी बुक्स पढ़ते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन हर नए इंसान के मन में एक ही सवाल उठता है, ओशो कौन थे? एक मिस्टिक जिन्होंने लोगों को फ्रीडम दी, या एक कंट्रोवर्शियल फिगर जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज करते करते खुद कंट्रोवर्सी बन गए? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और शायद ओशो खुद भी यही चाहते थे कि आप किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचें, बल्कि खुद खोजें। मैं तुम्हें कोई सच नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूं। चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो अब सवाल आपके सामने है, ओशो एक जागरूकता का प्रतीक थे या एक अधूरा रहस्य?